नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रूमिंग नाम के टॉपिक की। ग्रूमिंग एक ऐसा शब्द है जो ज़िंदगी के हर एक पहलू पे काम आता है, चाहे वो ज़िंदगी प्रोफेशनल हो या प्रोफेशनल ना हो। तो अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाने के पहले आप अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, ऑफिस में जाने के लायक बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने बालों का स्टाइल, आप अपने फेस का स्टाइल, आप अपने कपड़े पहनने के तरीके और वो कपड़े क्या आप ऑफिस में पहन सकते हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सो आप करते हो, कपड़े पहनते हो, अपना शरीर को आप देखते हो, उसके बाद आप किसी ऑफिस में जाते हो। बिल्कुल वैसे ही आपको किसी शादी समारोह में जाना है या आपको किसी अपने खास दोस्त से मिलना है तो आप क्या करते हैं, वहाँ जाने से पहले आप अपने आप को देखते हैं। क्या उस माहौल में जाने के पहले आप उस लायक हो कि नहीं हो, ये आप डिसाइड करते हैं। शादी का समारोह है तो उसके जैसे आप कपड़े पहनते हैं। किसी खास दोस्त से मिलने आप जा रहे हैं तो उसके लायक कपड़े पहनते हैं आप लोग हैं। और जब किसी आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जाने के लायक कपड़े पहनते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, यही होता है। इसी को जो हम अपने आप को तैयार करते हैं कहीं भी जाने से पहले, इसी को हम बोलते हैं ग्रूमिंग। और ग्रूमिंग का जो क्षेत्र है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला, शादी में जाओगे तो अलग, ऑफिस में जाओगे तो अलग, दोस्त से मिलने गए तो अलग। मतलब जैसा जो सिचुएशन होता है उसके हिसाब से जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, आप अपने आप को तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रूमिंग टाइप का एक अर्थ लेते हैं उससे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ग्रूमिंग नाम के वर्ड की, तो ग्रूमिंग नाम का जो वर्ड है जी, ये जो ग्रूमिंग नाम का वर्ड है, तो ग्रूमिंग ना ये जो शब्द है, ये ग्रूमिंग लिया गया है ग्रूम नाम के शब्द से। और ग्रूम का अगर देखा जाए तो ग्रूम का मतलब क्या होता है, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। दूल्हा तो सबने देखा होगा। अब देखिए, जैसे दूल्हे को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसके पहले उसके बॉडी के साथ में बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। दाढ़ी बनाना, शेविंग करना, है ना, हल्दी लगाना, जो भी चीज़ें होती हैं अलग अलग जगहों पे। मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार किसी एक बंदे को हम तैयार करते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो वो होता है दूल्हा। और दूल्हा ऐसा तो नहीं कि वही सो के उठा और चला गया। ठीक है, तो उसको क्या है, वो एक अपने आप को सही करता है और उस माहौल के लायक अपने आप को वो बनाता है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया, ग्रूमिंग जो शब्द है इसका मतलब हुआ अपने आप को सजाना, संवारना, साफ रखना और दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लायक बनाना। दैट्स कॉल ग्रूमिंग, उसे हम ग्रूमिंग कहते हैं। अब बात आती है बालों की। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग की डेफिनेशन क्या है, या हिंदी में कहें कि ग्रूमिंग की परिभाषा क्या है। हम जब भी ग्रूमिंग पे कुछ लिख रहे होते हैं बेसिकली एग्ज़ाम में, तो हमें परिभाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसकी परिभाषा है ग्रूमिंग की, द एक्ट ऑफ ग्रूमिंग इज़ टू मेक योर सेल्फ लुक नाइस, नीट एंड क्लीन। मतलब ये हुआ कि जो ग्रूमिंग का काम होता है वो होता है अपने आप को अच्छा दिखाना और साफ़ सुथरा दिखाना। हिंदी में एक बार ऐसे कह सकते हैं कि ग्रूमिंग का जो कार्य होता है वो अपने आप को अच्छा और साफ़ सुथरा दिखाना ही ग्रूमिंग कहलाता है। आप जब भी कहीं जाते हैं तो ग्रूमिंग में अगर आप अच्छे दिखेंगे नहीं और साफ़ नहीं दिखेंगे तो लोग आपके पास ना खड़े होना पसंद करेंगे और ना बात करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी में आप लिख सकते हो कि ग्रूमिंग का कार्य अपने आप को अच्छा, साफ और सुथरा दिखाना ग्रूमिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रूमिंग की। मतलब कि ग्रूमिंग में ऐसे कौन से तथ्य होते हैं, कौन से बिंदु होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब उनको हम फोकस करेंगे तो ग्रूमिंग हमारी अपने आप सही हो जाएगी। तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले नंबर पे पर्सनल हाइजीन। दोस्तों, पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता हम कैसे रखते हैं। चाहे वो नहाना हो, आपके नेल्स काटना हो, बालों का ध्यान हो, मतलब जो अपना शरीर है उसकी हम स्वच्छता कैसे रखेंगे, वो आपकी आता है पर्सनल हाइजीन पे। और उसके बाद दूसरा बिंदु आता है यूनिफॉर्म। हम कभी शादी, बारात या ऑफिस या कॉलेज में जाते हैं तो हम हर एक की जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ऑफिस के कपड़े अलग होंगे तो उसके हिसाब से हमें कपड़े ऑफिस के हिसाब से पहनने हैं, कॉलेज में कपड़े कॉलेज के हिसाब से पहनने हैं,
तो जैसा भी स्पेसिफिक रीज़न होता है हमारे जाने का, वहाँ की हमें यूनिफ़ॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑफ़िस की। अब हमें करना है, ड्यूटी करना है कहाँ? ऑफ़िस में। तो ऑफ़िस के हिसाब से ड्यूटी करना है, और तो हमारी यूनिफ़ॉर्म भी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें आगे जानना है। यूनिफ़ॉर्म हमारी साफ़-सुथरी होनी चाहिए, बढ़िया वेल आयरन होनी चाहिए, कलर फेड नहीं होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। दूसरा पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बात करने के साथ-साथ में हमारे हाथों का कुछ मूवमेंट होता है, हमारे हाथ भी इधर-उधर चलते हैं। तो अगर बात करने के साथ में हमारे हाथ ज़्यादा चलते हैं, तो हमारे ऑडियंस का जो ध्यान है, वो हाथों की बातों की जगह हाथों पे होता है। तो हाथों का मूवमेंट उतना होना चाहिए जितना ज़रूरी है। एक्सेस करोगे, ज़्यादा करोगे, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी को देख रहे हो, किसी को देख के बात कर रहे हो, या किसी को आप स्टेयर कर रहे हो, घूर रहे हो, तो दोनों में अंतर हो जाता है सेंस में। तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। उसके अगला फैक्टर आपका आता है नॉलेज। जब किसी से आप बात करोगे, तो शब्दों का ज्ञान तो होना चाहिए। बड़ा है, छोटा है, आपका बॉस है या आपका सबऑर्डिनेट है, किससे कैसे बातें करनी चाहिए, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और उस बात को करने के लिए आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। जिस टॉपिक पे बात की जा रही है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तभी आप किसी चीज़ को अच्छे से बात कर पाओगे, और वो आपकी ग्रूमिंग में 4 चाँद लगाएगा, मतलब ग्रूमिंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं लास्ट बिंदु की, जो है कम्युनिकेशन। और जब सारी चीज़ें होंगी, आप अच्छे से दिख रहे हो, स्वच्छ हो, आपके शरीर से कोई बदबू नहीं आ रहा है, आपने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, आपका बॉडी मूवमेंट भी अच्छा है, और जो बात कर रहे हैं उसमें ज्ञान झलक रहा है, तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका अच्छा ही होगा। कम्युनिकेशन स्किल में मेन बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति से हम जो बातें करते हैं, जिस सेंस को हम उस तक पहुंचाना चाहते हैं, या जिस अर्थ को हम, जिस बात को हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उसी रूप में उसके पास पहुंचे। हम कहना कुछ और चाहते हैं और पहुंचता कुछ उसके साथ में और है, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो जाती है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें प्रॉपर दूरी होनी चाहिए, या प्रॉपर दूरी नहीं भी है तो हम जिस तरीके से जो बात करते हैं वो होना चाहिए। अब देखिए, मान लो किसी से कोई बात कहनी है आपको, तो शब्द वही हैं। अगर आपकी आवाज़ में ज़्यादा टोन आ गई, तो वो जो शब्द वही रहेंगे, बट वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और सुनने वाला उसको अलग वे में लेगा। अगर शब्दों के हिसाब से आपका जो वॉइस है वो भी मेंटेन होना चाहिए। तो वॉइस भी एक बड़ा फैक्टर बनता है आपकी ग्रूमिंग पे। जैसे आप किसी दोस्त को बुला रहे हो, तब आपकी आवाज़ कैसी होगी, या जब आप किसी को समझा रहे हो, तब कैसी आपकी आवाज़ होगी। तो गुस्से की आवाज़ हो, प्यार की आवाज़ हो, या समझौते की आवाज़ हो, आवाज़ बहुत मायने रखती है। तो आवाज़ पे भी कंट्रोल आपके होना चाहिए। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिनको मिला करके हमारी ग्रूमिंग बनती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं पर्सनल हाइजीन में हेयर्स की, ठीक है, आगे तरह तरह के टॉपिक की। और अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा ग्रूमिंग पे, वो होगा बॉडी लैंग्वेज पे और कम्युनिकेशन पे। बाकी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन है, ये कुछ बड़े टॉपिक हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमें अलग से देखना होगा। अब ये बात होती है मेंस की। जो आदमी लोग होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वाकई उनके अंदर वो चीज़ें कैसे होती हैं, जिनको हम बाल के नाम से जान सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ हेयर शुड नॉट फॉल ऑन द फोरहेड। हेयर शुड नॉट फॉल ऑन द फोरहेड। फोरहेड का मतलब क्या हुआ? माथा। टच ईयर्स, कान को टच ना करें। और कॉलर्स, कहते हैं कि जो आदमी के बाल होते हैं वो कभी भी माथे पर नहीं गिरने चाहिए, और कानों को टच नहीं करते होने चाहिए, या कॉलर को और कानों को टच होते नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका शुड बी नीटली कॉम्ड। अच्छे तरीके से बालों में कंघी की जानी चाहिए। तीसरा आपका शुड नॉट बी ऑयली आर स्टाइल्ड विद स्पाइक्स। अब इसमें यह है कि जो बाल होते हैं ज़्यादा चिपचिपे नहीं होने चाहिए। ऑयली का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, चिपचिपे हैं। स्टाइल विद स्पाइक्स, कोई स्पाइक्स टाइप की स्टाइल नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें होती हैं आदमी के बालों में। आप इस पिक में देख रहे हैं, तो अब ये देखिए कि पिक में किस प्रकार से इनके बाल ना तो माथे तक आ रहे हैं, ना कान को छू रहे हैं। तो आपको भी प्रोफेशनल तरीके से आपको ऐसे ही अपने बाल रखने हैं। फिर बात आती है मुस्टैच की। जो आदमी की मूंछ होती है वो कैसी होनी चाहिए। अगर वो मूछें रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो बात
अलग हो जाती है। यहाँ पे शुड नॉट बी नीटली ट्रिम्ड, शुड बी नीटली ट्रिम्ड, इसका मतलब ये हुआ, ट्रिमिंग का मतलब होता है काटना छाटना। अगर कोई मूछ रखता है तो उसकी मूछ कटी छटी होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, शुड नॉट कवर द अपर लिप्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाल हैं मूछ के वो ऊपर के होंठ को कवर ना करते हों, ढका ना हुआ हो ऊपर वाला होंठ मूछ से। अगर ढका होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा गंदा लगता है, खाना वाना खाएगा तो उसमें मूछ गंदी होती है और बार बार सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कि आपको मूछ को अपने कवर करना है अच्छे से। फिर हम बात करते हैं आदमी के चेहरे की, तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं, आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, मस्ट बी क्लीन शेव। आदमी का जो चेहरा है वो हमेशा क्या क्लीन शेव होना चाहिए, एक प्रोफेशनल तरीके से क्लीन शेव होना चाहिए, कि दाढ़ी वाड़ी नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है साइड बर्न शुड बी ट्रिम्ड टिल हाफ द लेंथ ऑफ द एयर। यह ट्रिमिंग का मतलब क्या हुआ, काटना छाटना हुआ। टिल हाफ द लेंथ ऑफ ईयर, जहाँ तक कान है पूरा, तो कान के आधे तक वो आपका जो साइड बर्न है, जिसे हम कहीं कहीं कलम बोलते हैं, जो कान के पास बाल होते हैं, उसकी बात हो रही है। कहीं उसे कलम बोलते हैं, कहीं हम उसे हिंदी में खत बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड होता है। तो कलम और जो खत होता है बालों का, उसे वो कटा छटा होना चाहिए। कान जहाँ पे होता है उसके आधे तक ही वो होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये वाली चीज़ को बोल रहे हैं, तो ये यहाँ तक होनी चाहिए, ये मान लो कान है। फिर है बियर्ड्स आर नॉट रिकमेंडेड बट इफ़ योर होटल पॉलिसी अलाउड बियर्ड इट मस्ट बी क्लोजली ट्रिम्स। बियर्ड आर नॉट अलाउड। अब अगर बात करें होटल इंडस्ट्री की, तो होटल इंडस्ट्री में जो दाढ़ी है वो अलाउ नहीं होती है, उसे रिकमेंड नहीं किया जाता। बट इफ़ योर होटल पॉलिसी अलाउज बियर्ड्स, अगर आपके होटल की जो पॉलिसी है वो अलाउ करती है दाढ़ी रखने के लिए, तो इट मस्ट बी क्लोजली ट्रिम्ड, ये बहुत बारीकी से कटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बाल जो वुमेंस के होते हैं। जी, अब हम बात करते हैं हेयर्स जो फीमेल के बाल होते हैं उनके बारे में। आप देखिए, जो फीमेल के बाल होते हैं वो होते हैं कई प्रकार के। आप देख सकते हैं कुछ बाल जो होते हैं छोटी लेंथ के होते हैं। शॉर्ट लेंथ मतलब क्या हुआ, छोटी लंबाई, जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या, मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली, तो उनको अपने बाल नियमित तरीके से ट्रिमिंग कराने हैं, काटने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि अगर शोल्डर लेंथ मतलब कंधे तक वो अपने बाल रखती हैं, तब क्या होना चाहिए, तब उनको मस्ट बी ट्रिम्ड रेगुलरली, मतलब बाल तो हमेशा कटवाने चाहिए। कंधे पे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका लाइनिंग अलग अलग आ जाता हो। और मस्ट बी नीटली पिन्ड एंड कीप अवे फ्रॉम द फेस, और वो अच्छे तरीके से पिनअप किए जाने चाहिए ताकि वो चेहरे के ऊपर न गिरें, ठीक है। फिर है आपका लॉन्गर दैन शोल्डर लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो लंबे हैं कंधे से भी ज़्यादा, जो शोल्डर लेंथ है उससे ज़्यादा वो लंबे हैं, तब आपको क्या करना होगा, मस्ट बी टाइड अप एट द सेंटर ऑफ द नेप, तब क्या करना होगा कि मस्ट बी टाइड अप, उन बालों को अच्छे से उनको आपको टाइट करना होगा एट द सेंटर ऑफ द नेप, आप जहाँ अपना जूड़ा बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। बन सिक्योर्ड एट द बैक ऑफ द हेड और अबव द नेप विद द ब्लैक नेट। आप कह रहे हैं कि जो बन है, जो आप जूड़ा बनाते हो, सिक्योर्ड एट द बैक ऑफ द हेड, जो बिल्कुल सर के पीछे आपको बनानी है, और अबव द नेप विद द ब्लैक नेट, और हल्का सा अगर ऊपर करते हैं तो बाल अपने ऊपर, मतलब जो आपका सर होता है, या तो बिल्कुल बैक साइड बनाएंगे, हल्का सा ऊपर बनाएंगे। तो जहाँ भी आप बनाते हैं आपका जो जूड़ा है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक नेट से हमेशा ढका होना चाहिए। मस्ट बी ऑलवेज बी नीटली कॉम्ड, कॉम्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्ड का मतलब होता है कंघी, तो मस्ट बी ऑलवेज कॉम्ड नीटली किम्ड, मस्ट ऑलवेज बी नीटली कॉम्ड, इसका मतलब ये हुआ कि बालों को अच्छे से कंघी करना चाहिए। विद नो लूज स्ट्रैंड्स, कभी भी बाल जो है एक दो छोड़े नहीं चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से उनको टाइट करके बांधना है आपको, बिल्कुल इस तरीके से। आपको यहाँ बैक साइड में अपना जूड़ा बनाना है और उसको ब्लैक नेट से ढक देना है। और जिस तरीके से इनके बाल आप देख रहे हैं कि नीटली कॉम्ड है, कहीं भी एक बाल छूट के यहाँ पे आगे नहीं आया हुआ है, जैसा कि आप देखते हैं रेगुलरली। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, बाकी आप जहाँ जाते हैं उसका अपना अलग सेंस होगा।
कीप करली हेयर नीटली एंड स्ट्रेन, अगर आपके बाल करली हैं तो उनको अच्छे तरीके से बांध के रखिए ताकि वो इधर उधर ना उड़ें। मस्ट बी क्लीन नॉट ग्रीजी एंड फ्री ऑफ डेंड्रफ। मस्ट बी क्लीन का मतलब ये होता है कि जो आपके बाल हैं वो साफ होने चाहिए। नॉन ग्रीजी का मतलब होता है कि वो चिपचिपे नहीं होने चाहिए। एंड फ्री ऑफ डेंड्रफ, उसमें डेंड्रफ नहीं होना चाहिए, डेंड्रफ रहित बाल होने चाहिए। स्ट्रीकिंग हेयर्स आर यूजिंग एक्सेसिव जेल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको जो स्ट्रीकिंग हेयर्स है आपके, और जो उसमें एक्सेसिव जेल, जो ज़्यादा आप जेल लगाते हो, वो बाल आपके होटल में आपके काम करने की जगह पे स्वीकार्य नहीं है और आपको वही चीज़ें नहीं करनी है। डू नॉट यूज़ कॉलर्ड और प्लास्टिक हेयर बैंड्स। अपने बालों में कभी रंगीन और प्लास्टिक हेयर बैंड जो होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए वर्किंग प्लेस। आप पोनी टेल और ब्रेड शुड नॉट बी लॉन्गर देन 9 इंच। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका पोनी टेल है या जिसको हम ब्रेड बोलते हैं और जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चोटी बोलते हैं, तो जो चोटी की लंबाई है वो 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको चोटी 9 इंच की ही रखनी है या इससे कम की रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात होती है फिंगर नेल्स की। तो फिंगर नेल्स में क्या, मस्ट बी ट्रिम्ड नीटली कट। मस्ट बी ट्रिम्ड, कटे छटे अच्छे से होने चाहिए। और नीटली कट का मतलब क्या हुआ, सफाई से कटे होने चाहिए। एंड क्लीन, और साफ़ होने चाहिए। नो एक्सेसिवली लॉन्ग नेल्स, बहुत लंबे लंबे नाखून आपको नहीं रखने हैं। फिर मस्ट बी डर्ट फ्री स्पेशली अंडर फिंगर नेल्स। मस्ट बी डर्ट फ्री का मतलब ये हुआ, डर्ट मतलब होता है गंदगी, गंदगी से फ्री होने चाहिए, मतलब आपके नाखूनों के अंदर गंदगी भरी नहीं होनी चाहिए, साफ रखना है उनको। नो निकोटीन और इंक स्टेन्स, आपको अपने नाखूनों में निकोटीन के दाग होते हैं, ब्लैक ब्लू ब्लू पड़ जाते हैं, या तो इंक के या तो उसके, ये ना आपके नेल्स में, नाखून में कोई भी तरीके का दाग नहीं होना चाहिए। फॉर वुमेंस ओनली लाइटली आर न्यूट्रल नेल पॉलिश इज एक्सेप्टेबल। औरतों के लिए ये है कि उनको, अगर वो नेल पॉलिश यूज़ करती हैं तो या तो लाइट होनी चाहिए, मतलब हल्की होनी चाहिए, या न्यूट्रल होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और ज़्यादा हल्की भी ना हो, ऐसी होनी चाहिए नेल पॉलिश, वही आपकी स्वीकार्य है और वही एक्सेप्टेबल है। कवर द इंटायर नेल विद नो गैप और क्रैक। नेल पॉलिश पूरे नाखून में लगानी चाहिए, कहीं भी कोई जगह छोड़ने नहीं चाहिए, कोई गैप नहीं दिया जा सकता और कोई क्रैक नहीं बनाया जा सकता है नेल्स में। तो ये होता है नेल्स, और नेल्स को आपको साफ रखने हैं, कट करने हैं। अगर बात करते हैं अंगूठे की नेल्स की या पैरों की नेल्स की, तो मस्ट बी ट्रिम नीटली कट एंड क्लीन। आपको रेगुलरली ट्रिम करने हैं, काटने छाँटने हैं और अच्छे से उनको सफाई करनी है। टॉय नेल पॉलिश शुड मैच फिंगर नेल पॉलिश। अगर अपने पैरों में आप नाखून नेल पॉलिश लगाते हैं तो वो हाथों की अंगुलियों की नेल पॉलिश से मैच होनी चाहिए। शुड नॉट बी क्रैक्ड, वही चीज़ है कि कहीं पे क्रैक का निशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है घड़ी की बात। वॉचेज मीन्स क्या होता है, घड़ी जी। तो घड़ी कैसी होनी चाहिए, शुड नॉट बी फ्लैशी और टू लार्ज, ज़्यादा चमक दमक वाली और बड़ी घड़ी नहीं होनी चाहिए। और लेदर स्ट्रेप, अगर घड़ी में भाई स्ट्रेप होते हैं, तो अगर आपका जो पट्टा है वो लेदर का है तो या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या टैन कलर का होगा और वही एक्सेप्टेबल है। अगर आपका बेल्ट का और अगर वो पट्टा आपका मेटलिक है, कोई चैन है, तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, या तो उसका गोल्डन कलर होना चाहिए, गोल्डन कलर हो या सिल्वर का कलर हो, दो तरीके के ही कलर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कुछ आपके ऐसे घड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वाली इंडिया मार्क का घड़ी। अगर अंगूठी की बात करते हैं, रिंग्स की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि सभी लोग अंगूठी अपने नाखूनों में पहनते हैं, और वो अंगूठी कैसी होनी चाहिए, शुड नॉट बी टू लार्ज। इसका मतलब ये हुआ जो घड़ी आपकी है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर ओनली वन रिंग ऑन ईच हैंड इज एक्सेप्टेबल, केवल एक ही अंगूठी एक हाथ में एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर ईच हैंड का मतलब हो गया प्रत्येक हाथ, दो हाथ आपके होते हैं, ठीक है, तो दो हाथ में मतलब एक एक अंगूठी आप पहन सकते हैं, दो अंगूठी इस तरीके से। फिर आपका ईयर रिंग्स हैं, तो ईयर रिंग्स क्या होती हैं, जो आप कान में पहनते हैं, उनकी बात हो रही है।
तो जो इयर रिंग्स हैं ओनली वन पियर्स इज रिकमेंडेड, एक ही जोड़ी हो वही इनफ है, और कान में बहुत सारे पहनने नहीं चाहिए कि 4-5 जगह कान को छेद करके उसमें तरह तरह के गहने पहन रहे हैं, तो वो नहीं है, केवल एक होना चाहिए और वही एक्सेप्टेबल है। शुड नॉट बी डैंगलिंग फ्लैशी आर लार्ज, कोई हिलते झुलते झूमर की तरह नहीं होने चाहिए, फ्लैशी चमकीले और बड़े नहीं होने चाहिए। सिंपल कैटेगरी के आपके इयररिंग्स होने चाहिए। आ स्मॉल स्टड इयररिंग इज रिकमेंडेड, जो स्टड होता है इयररिंग्स वो स्वीकार्य होता है, बाकी जो इस तरीके के होते हैं वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बात होती है बैंगल्स की। बैंगल्स का मतलब होता है जो हाथ में कंगन पहनते हैं या हाथ में कड़ा पहनते हैं, उसकी बात हो रही है। तो 2 थिन बैंगल्स, आपको हर एक हाथ में 2 पतले कंगन पहनने हैं जो सिल्वर या गोल्डन कलर के होने चाहिए। अब सोने या चांदी के पहन सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है और पहनने चाहिए। नो ब्रेसलेट और बैंड्स एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस रीजन, आप जब ड्यूटी करते हो तो वहाँ पे कोई ब्रेसलेट और कोई बैंड अलाउ नहीं है, सिवाय अगर आपका कोई धार्मिक रीजन है और उस तरीके से पहन रहे हो तो उसे आप पहन सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। फिर आती है गले में चेन। चेन आपको इस तरीके की नहीं पहननी है जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। 1 थिन गोल्ड और सिल्वर चेन, गले में पतली सी एक सोने की, सिल्वर मीन्स क्या होता है चांदी, सोने या चांदी की पतली सी चैन आपको गले में पहननी है। आदमियों के लिए क्या होगा, फॉर मैन, आदमियों के लिए क्या होगा, द चेन मस्ट नॉट बी विजिबल ओवर द यूनिफॉर्म, आदमियों की जो चैन गले में पड़ी हुई है वो कभी भी यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, औरतें दिखा सकती हैं। और बात करते हैं अगर नोज स्टड की, तो वल्ली या स्मॉल, जी जो नोज स्टड है ओनली स्मॉल नोज स्टड इज एक्सेप्टेबल, नाक में छोटा सा जो स्टड है वही आपको पहनना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल होटल पॉलिसीज, और ये जो तरीका है वो अलग अलग होटल में अलग अलग नियम इसके होते हैं और वही आपको फॉलो करने हैं। बात करते हैं शूज़ की, तो मेंटेन मस्ट बी वेल मेंटेन्ड एंड इन गुड कंडीशन, आपको जो अपने जूते हैं, शूज मीन्स क्या होता है जूता, मस्ट बी वेल मेंटेन एंड गुड कंडीशन, वो बढ़िया होने चाहिए, फटे वटे ना होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए आपके जूते। मस्ट बी वेल पॉलिश्ड, उनको हर रोज़ पॉलिश करना चाहिए। वेल का मतलब क्या हुआ, अच्छे तरीके से। वो आपके जो शूज़ हैं ड्यूटी पे आने से पहले आपको अच्छे तरीके से पॉलिश कर लेना है। मस्ट बी यूनिफॉर्म शूज़ इन द ऑक्सफोर्ड शेप, नो लोफर्स, और यूनिफॉर्म जो शूज़ है वो हमेशा ऑक्सफोर्ड डिज़ाइन में होने चाहिए, कोई लोफर डिज़ाइन में नहीं होने चाहिए। अब जो जूते इन्होंने पहन रखे ये ऑक्सफोर्ड डिज़ाइन है, ऐसे जूते आपको पहनने हैं ऑन द ड्यूटी। शूज़ मस्ट बी ब्लैक और डार्क ब्राउन, या तो आपके जूते काले होने चाहिए या डार्क ब्राउन होने चाहिए, गहरे भूरे, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश होटलों में काले शूज़ ही चलते हैं और आप काले शूज़ ही खरीदिए। सॉक्स की बात करते हैं तो मस्ट बी ब्लैक विद नो प्लेटफॉर्म, अब क्या है कि जो सॉक्स हैं, जो मोजे होते हैं जिनको आप बोलते हैं, तो मस्ट बी ब्लैक विद नो पैटर्न, वो एकदम सिंपल होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए, काले होने चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई डिजाइन ना बना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। मस्ट बी ऑर्डरलेस एंड क्लीन, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो ऑर्डरलेस है मतलब इसका हुआ कि वो गंद ना हो, किसी प्रकार की उसमें बदबू ना हो, और वो साफ होने चाहिए। अब अगर आप अपने पैर पर डे जब शाम को शूज उतारते हैं और साबुन से अच्छे से धोते हैं और पानी अच्छे सुखाते हैं पैरों का, तो आपके शूज से स्मेल हट जाएगा। और पर डे शूज आप जो सॉक्स है वो वॉश कर दीजिए, और कभी भी सॉक्स को शूज के अंदर नहीं ठूसना चाहिए, जो स्मेल आता है बैक्टीरिया का आता है। सॉक्स आपका गीला होता है, आप पूरे दिन काम करते हो, चलते फिरते रहते हो, तो पूरा सॉक्स पसीने से गीला हो जाता है, और फिर शाम को निकाल के आप जो शूज में ठोक देते हो तो क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप होती हैं और उसी से गंदा सा स्मेल आता है, और शूज़ के अंदर भी पसीना होता है, उसको सूखने का मौका देना चाहिए। कभी भी शूज़ का जो मुंह है वो ढकना नहीं चाहिए, आप जब निकालते हैं तभी तो अंदर से ड्राई हो पाएगा। जब शूज़ ड्राई नहीं होगा, सॉक्स ड्राई नहीं होगा, आके उसके बाद फिर लपेट लोगे तो ऐसे होगा। द इलास्टिक मस्ट बी इंटैक्ट, जो सॉक्स का रबड़ होता है वो काम करता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ढीला हो गया है, आप लपेट के पहन लेते हो और फिर नीचे गिर जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको बढ़िया पहनना है। अब बात करते हैं मेकअप की, तो मेकअप क्या है, मस्ट बी सिंपल एंड बेसिक,
किसी प्रकार का महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा जो भी मेकअप किया जाता है वो सिंपल और बेसिक होना चाहिए। अगर बात यहाँ पे करते हैं आई शैडो की, तो आई शैडो लाइट एंड नॉट बी एक्सेसिव, हल्का होना चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अगर आई लाइनर आप यूज़ करते हैं तो पतला होना चाहिए एंड नॉट अप्लाइड नीटली, एंड अप्लाइड नीटली, और वो सफाई से आई लाइनर आप इस्तेमाल करें। बिंदीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बिंदी स्मॉल होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या टीयर शेप होनी चाहिए। ये 3 तरीके की चीज़ें हैं। इस तरीके का या तो छोटा होगा, गोल या टीयर शेप का होगा। सिंगल शेड ऑफ सोबर कलर दैट मैच यूनिफॉर्म कलर, आपको बिंदी का ऐसा कलर लेना है जो सोबर कलर हो और आपके यूनिफॉर्म से मैच कर जाए। लिपस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो लिपस्टिक लाइट एंड न्यूट्रल कलर होना चाहिए, मतलब हल्का हो या हल्का और गहरे के बीच का हो। तो ऐसे आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है कि मस्ट बी क्लीन एंड स्पॉटलेस, जो आपका यूनिफॉर्म है वो साफ़ होना चाहिए और दाग धब्बे उस पर न पड़े हों। फिर क्या लिखा हुआ है, मस्ट आयरन विदाउट क्रीजेज, आपका जो यूनिफॉर्म है वो अच्छे से आयरन किया जाना चाहिए बिना किसी क्रीज के। मस्ट अपीयर फ्रेश नॉट फेडेड, आपका जो यूनिफॉर्म है वो हमेशा फ्रेश दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए, उसका कलर फीका पड़ गया है ऐसे आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी है ड्यूटी के दौरान। मस्ट बी टेलर टू फिट वेल, अच्छे से सिलाई कराई गई हो कि आपके शरीर के ऊपर फिट बैठते हैं, पापा का पहन के आए हो ऐसा नहीं लगना चाहिए। मस्ट नॉट हैव लूज थ्रेड्स और ब्रोकन बटन, कभी भी जो आपका यूनिफॉर्म है उसमें कोई धागा निकल गया है या कहीं से बटन टूटा हुआ है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कप्स एंड कॉलर मस्ट बी क्लीन एंड स्टेन फ्री, कप क्या होता है, जो बाहें होती हैं ये वाली यहाँ पे जो आप पट्टा होता है उसे कप बोलते हैं, और कॉलर क्या होता है जो यहाँ पे सर के पास जो होता है पट्टा उसे बोलते हैं। तो मस्ट बी क्लीन एंड स्टेन फ्री, साफ़ होना चाहिए और दाग रहित होना चाहिए। लड़कियों के बारे में बात करें तो जो उनका यूनिफॉर्म है वो क्या होना चाहिए, बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, यूनिफॉर्म है जो साड़ीज है, लड़कियों की साड़ी है, मस्ट बी पिन नीटली एंड पिन्स मस्ट नॉट बी विजिबल, मतलब जहाँ जहाँ उनकी पिन लगती हैं वो अच्छे से पिनअप होनी चाहिए और वो पिन विजिबल ना हो, लोगों को दिखना नहीं चाहिए। ब्लाउज़ की बात करें तो आ स्टाइल विद द हाई नेक एंड बैक इज रिकमेंडेड, इसमें क्या होता है कि गर्दन तक ढका होना चाहिए और पीछे का पार्ट भी ढका होना चाहिए, वही स्वीकार्य होता है ड्यूटी के दौरान। अब बात करते हैं स्लीव अप टू एल्बो और रिकमेंडेड, जो ब्लाउज होता है उसकी बाहें होती हैं वो कहाँ होनी चाहिए, आपके कोहनी तक होनी चाहिए। स्टॉकिंग्स की बात करें तो शुड नॉट हैव टीयर्स, मतलब आर होल्स, ब्लैक स्किन कलर स्टॉकिंग आर एक्सेप्टेबल, जो स्टॉकिंग है शुड नॉट हैव टीयर्स, उसमें टीयर्स आर होल, उसमें किसी प्रकार के टीयर टेप या होल नहीं होने चाहिए। शुड ब्लैक और स्किन कलर, या तो काला होना चाहिए या तो आपके जो स्किन कलर है उस तरीके का होना चाहिए और वही एक्सेप्टेबल है। ये हो गया वुमेंस के बारे में, उनका साड़ी ब्लाउज और स्टॉकिंग के बारे में। और देखिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे जो आपका नेम प्लेट है ये, तो नेम प्लेट आपका विजिबल होना चाहिए और साड़ी देखो यहाँ गर्दन तक है, यहाँ तक इनकी बाहें हैं और इस तरीके से आपको अपने आप को रखना है ड्यूटी की जगह पे। बेल्ट की बात करें तो मस्ट नॉट बी क्रैक्ड और डल, जो लोग बेल्ट पहनते हैं उनका जो बेल्ट है वो कभी भी क्रैक्ड या डल नहीं होना चाहिए। जो बकल होता है, बकल कौन सा, जो बेल्ट ऐसे होता है तो जो बीच में से बड़ा सा बंधा होता है ना, इसकी बात करें, बकल मस्ट बी सिंपल एंड नॉट लेसी, ये सिंपल होना चाहिए और चमकता दमकता नहीं होना चाहिए। द बेल्ट विद मस्ट नॉट बी मोर देन 1.5 वाइड, जो बेल्ट है वो क्या है 1.5 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। जो बेल्ट है इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, केवल 1.5 इंच की होनी चाहिए, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट, चाहे वो आपका कोई भी ट्रेड हो, फ्रंट ऑफिस हो, कुछ भी हो, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो आपको मिलेंगे और आपको काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो वीडियोज़ हिंदी में नहीं है मैं उनको दोनों भाषाओं में करके आपको समझा दूंगा, बट आई नीड योर सपोर्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।